हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट्स नेचुरल साइंस मतलब विज्ञान के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे हैं, जो हमारे डीओई डिपार्टमेंट मतलब हमारे शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुआ है ना। तो आज हम लोग इस सैम्पल पेपर को करेंगे साइंस के 2021-22 प्रैक्टिस पेपर 1 टर्म 1 के लिए है, जो केवल एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा। देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही है। तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 3 सेक्शंस हैं, मतलब 3 खंड होंगे। तो सेक्शन ए होगा जिसमें 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको केवल 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, केवल 20 प्रश्नों का ही हल करना है, मतलब 24 में से केवल 20 क्वेश्चन ही आप लोगों ने करने हैं। इसी तरीके से एक सेक्शन बी होगा, उसमें भी 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 24 में से केवल 20 क्वेश्चन ही आप लोगों ने करने हैं। फिर आएगा आपका थर्ड और लास्ट सेक्शन जो सी होगा, जिसमें केवल होंगे 12 क्वेश्चन और केवल 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 12 में से केवल आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होगा, मतलब 0.80 मार्क्स होगा हर एक क्वेश्चन का, और इसमें किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा, खाली उसको रॉन्ग मान लिया जाएगा, उसमें से कोई भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अपना करते हैं हम सबसे पहले सेक्शन ए मतलब भाग आ। इस प्रश्न पत्र में 24 प्रश्न हैं, आपको किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वात युक्त पेय मतलब सोडा वाटर में विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। मतलब जो आपका एरेटेड वाटर सोडा होता है उसमें सॉल्यूट क्या है और उसमें सॉल्वेंट क्या है। भैया सॉल्यूट को विलेय बोलते हैं, सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं। तो विलेय जैसे आप हम बात करें पानी और चीनी का घोल, तो चीनी उसमें क्या होती है, विलेय होती है, और विलायक क्या होता है, पानी होता है। क्लियर हो गया। तो सॉल्वेंट पानी होता है और शुगर क्या होती है, सॉलिड होता है। तो सोडा वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि उसमें विलेय और विलायक कौन सा है आपका, ए वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है आपका, ए वाला पार्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। तो विलेय हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक जो होता है वो जल होता है, तो आपका ए इसका आंसर है। क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सममांगी मिश्रण है, मतलब इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जैसे पानी और चीनी, पानी और नमक, पानी और चीनी और नींबू का जूस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या सममांगी मिश्रण होते हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, कौन है, पानी में नमक का घोल या मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो इसका आंसर क्या हो गया है डियर स्टूडेंट्स, ए हो गया है। अच्छा, पर इसमें और भी साथ में लिखा हुआ है कि पानी में मिट्टी का मिश्रण भी है क्या, नहीं है भैया। पानी और सोडियम सल्फेट का मिश्रण, यस सोडियम सल्फेट का मिश्रण और पानी भी है, पानी भी है। और साथ में डी कह रहा है ए और सी। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक आंसर ए भी आ रहा है और एक आंसर सी भी आ रहा है ना। और डी क्या कह रहा है कि ए और सी दोनों ही है क्या, तो आप बोलोगे यस डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है और सी भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और जहां पर डी में लिखा है बोथ ए एंड सी, इसका मतलब ए और सी दोनों ही इसके आंसर है। क्लियर। तो डी आपका राइट क्लिक हो जाएगा। फिर कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि विलयन के कणों का आकार क्या होता है, द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन। देखो आप लोगों को डिफरेंस याद करने के लिए बोला गया था, किस किस के बीच में, विलयन के बीच में, कोलाइडी विलयन के बीच में, है ना, और आपका क्या था सस्पेंशन मतलब निस्पंदन के बीच में। तो सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आपको डिफरेंस बोला जाता है, जहां पर पार्टिकल साइज का भी डिफरेंस आता है। तो आप लोगों को ये कंठस्थ याद रखना है, रटना है इस चीज को, और इसका आंसर बिना रटे आप नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर है केवल आपके पास बी, क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, रटना पड़ेगा। तो इसका आंसर है बी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। फिर आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन में, कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, मतलब केमिकल चेंज का एक उदाहरण है। इन चारों में से हमने बोला था जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है,
क्लियर, और वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस भी नहीं आ पाता। ये दो चीजें होती हैं। देखो कागज का कटना या कटिंग अ पेपर, कोई भी फिजिकल चेंज नहीं, कोई भी केमिकल चेंज नहीं। भाई पेपर है, पेपर को काट दे तो वो पेपर ही तो रहा, उसमें फिर दोबारा से लिख सकते हैं। पानी का जमना मतलब फ्रीजिंग ऑफ वाटर, भैया पानी को अब जमाएंगे तो बर्फ बनेंगे, पानी को भी हम पी सकते हैं, आइस को भी हम खा सकते हैं, आइस दोबारा से गलेगी, दोबारा से पानी बन जाएगी। क्लियर हो गया। तीसरा मैग्नीशियम रिबन का जलना, इस दुनिया के अंदर जो भी चीज बर्न हो रही है या जल रही है वह हमेशा केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज जल रही है, चाहे वो कपड़ा जल रहा है, कागज जल रहा है, इंसान जल रहा है, कुछ भी चीज जल रही है वो हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है। तो उसका आंसर क्या है? सी। सी है इसका आंसर, बिना सोचे समझे। अच्छा जी, पांचवा क्वेश्चन कह रहा हाल ही में निर्मित कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाएगा? कह रहा है विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर विल शो टिंडल इफेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा है जो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा? कह रहा है क्या निलंबन दिखाएगा, मतलब सस्पेंशन दिखाएगा, क्या कोलाइडल दिखाएगा मतलब कोलाइड दिखाएगा, या विलियन दिखाएगा, या ए और बी दोनों दिखाएंगे? देखो आपको पता है टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? तीन चीजों में से आपके पास होता है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, मतलब विलियन, कोलाइड और निलंबन। केवल ये दो होते हैं जो हमेशा टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। ये हमने पढ़ लिया है डिफरेंस में, अंतरों में इनके। तो इसका आंसर फिर क्या होगा? डी, क्योंकि ए और बी दोनों ही क्या दिखाते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब पता है ना आपको, जहां पर वो रोशनी स्कैटर करते हैं, लाइन प्रकाश का पथ दिखाते हैं, पाथ ऑफ क्या दिखाते हैं? लाइट दिखाते हैं। तो इसका आंसर है डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट। अब आए हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन में। कह रहा है प्रत्येक कोशिका की विशेषता होती है, एवरी सेल इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय, सॉरी, तो छठे में से क्या आंसर आएगा? क्या क्या विशेषता होती है भैया? देखो बच्चों, पहला, क्या कोशिका में केंद्रक क्षेत्र या केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं नहीं होते? यस भाई होते हैं, कौन कह रहा है नहीं होते? दूसरा कह रहा है कोशिका झिल्ली इसमें होती कि नहीं होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती? यस भैया कोशिका में मौजूद होती है, हमको पता है ये होती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म जो उसमें लिक्विड होता है, तो हमको पता है किसी भी कोशिका या सेल के अंदर कोशिका झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है, केंद्रक भी होता है, और इसमें लिक्विड भी होता है, इसको हम साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तीनों चीजें मौजूद होती हैं। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा भैया? डी वाला। देखो क्योंकि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आ रहे हैं, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना, हर एक चीज को बारीकी से समझना है, क्योंकि हमको लगता है कि एक ही क्वेश्चन इसका आंसर हो सकता है, पर बहुत सारे क्वेश्चन इसके आंसर हो सकते हैं। कह रहा है डीएनए का मतलब क्या होता है? भैया आपको पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो बिना सोचे समझे इसका आंसर क्या है? ए है। क्या आंसर है इसका? ए। बस इसके अलावा कुछ नहीं होता, आपको खाली देखो बेवकूफ बनाएगा, कह रहा है डीएक्सो पेंटो न्यूक्लिक एसिड या डबल न्यूक्लिक एसिड, नहीं भैया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों में एक ही मतलब पता है। क्लियर। अच्छा जी, अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में फिर तो गड़बड़ सी आ रही है। देखो ए में फर्स्ट, सेकंड, बी सेकंड, थर्ड, तो पहले हम समझ लेंगे क्रोमेटिन पदार्थ तो बनता किस किस से है भैया? तो क्रोमेटिन पदार्थ कहाँ होता है? देखो कोई एक सेल होती है मतलब कोशिका होती है, उसमें एक न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, और इसी के अंदर क्रोमेटिन होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। और वह क्रोमेटिन हमको पता है किस किस से बनता है? एक तो बनता है वो प्रोटीन से, और प्लस किससे बनता है? वो डीएनए से बनता है। क्लियर हो गया। क्रोमेटिन किससे बनता है? प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर बिना सोचे समझे क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड मतलब ए हो जाएगा। ए। क्लियर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? ए। क्रोमोसोम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया क्रोमेटिन तो बाद में क्रोमोसोम बनता है। क्लियर हो गया। तो बनता है, बाद में आगे जाके वो चीज बनती है। अब आ गया 9th क्वेश्चन। कह रहा है कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था या किसने इस्तेमाल किया था? कि हु कॉइन्ड द वर्ड सेल। सेल सबसे पहले किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जिसने खोजा खाजा होगा वही तो बताएगा इसके बारे में। तो खोजा किसने है? रॉबर्ट हुक ने। तो भैया देख, तो उसका शब्द भी किसने दिया होगा, इसका नाम भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी। बी, क्योंकि डिस्कवर भी तो उसी ने किया है। क्लियर। अच्छा जी, आ जाते हैं अब हम लोग 10वें क्वेश्चन में जाएगी। ये आप लोगों को अंतर भी समझ में आना चाहिए। चलो जी, अब आ गया आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में रिक्तिका उपस्थित नहीं होती? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लैक वैक्यूल। आपको पता है कि भैया कोशिका होती है, उन कोशिका में न्यूक्लियस या केंद्रक तो होता ही होता है सेल के अंदर, और एक होता है फूड वैक्यूल। उस फूड वैक्यूल में खाना स्टोर होता है। क्या होता है? खाना स्टोर होता है।
तो वह कह रहा है कि यही फूड वैक्यूल, जिसे हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं, वह इनमें से किस किस ऊतक में मौजूद नहीं होता। देखो भैया, तो सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा आंसर, पहला किस में नहीं होता, शीर्षक मतलब शीर्षक विभुजीयोतक मतलब एपिकल मेरिस्टेम में नहीं होता, किसी भी टाइप का फूड वैक्यूल नहीं होता भैया, बहुत छोटे होते हैं या नहीं होता। तीसरा किस में नहीं होता है भैया, अंतर्विष्ट विभुजीयोतक में मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, इन दोनों में मौजूद नहीं होता। पैरेन्काइमा तो मौजूद होगा ही होगा क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है, ये स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतकों में तो रिक्तिका होंगी ही होंगी, क्लियर। तो इन दोनों में नहीं होगा, ए और बी में नहीं होगा, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, डी। यह आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया है हमारे डिपार्टमेंट ने। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा और इसी तरह के आएंगे कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि हम कौन सा आंसर दें, कौन सा आंसर नहीं दें। बस आपको यह अंतर समझकर चलना है स्टूडेंट्स। चलो जी, अब कह रहा है निम्नलिखित में से एक जटिल ऊतक के घटक हैं, इनमें से कौन सा जीवित घटक होता है। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच एमंग देम इज लिविंग इन नेचर। देखो ये चार, ये स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और इसके अंदर ये है किसके हैं, जाइलम। जाइलम के टोटल 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। हिंदी में ट्रैकिड्स, वाइका, जाइलम रेसा, जाइलम पैरेन्काइमा। इन जाइलम कोशिकाओं में से या जाइलम सेल में से 4 इसके टाइप्स होते हैं, और केवल एक ही टाइप ऐसा होता है जो जिंदा होता है, जो लिविंग होता है। क्या होता है, जो हमेशा लिविंग होता है, तो वो कौन होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा यही जिंदा होता है, केवल याद रखना, क्योंकि पैरेन्काइमा है भैया, पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है ना। तो आप लोग उसको पैरेन्काइमा याद करने का तरीका कि पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा आपका क्या है, लिविंग कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, और बाकी सब क्या होते हैं, बाकी डेड होते हैं, बाकी क्या होते हैं, डेड। बाकी ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम मतलब ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, तीनों की तीनों डेड है। केवल जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, जिंदा होता है, क्लियर। चलो जी, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि इस दिए गए चित्र में, ये आपको देखो चित्र दिखाया गया है, कह रहा है दिए गए चित्र किस सरल स्थायी ऊतक का स्थायी ऊतक को दर्शाता है और उसका क्या कार्य है। कह रहा है विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज शोन इन द गिवन पिक्चर, व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो भैया यह है चित्र, इसमें है इंटरसेल्युलर स्पेस है, तो कह रहा है या तो पैरेन्काइमा हो सकता है, या कोलेनकाइमा, या स्क्लेरेनकाइमा हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, आप लोगों की ये सीबीएसई की बुक में उसमें क्वेश्चन, उसमें चित्र दिए हुए हैं बहुत सारे, तो आपको उन चित्र को सही ढंग से ध्यान से देखना है। और यह जो चित्र दिखाया गया है ना, यह पैरेन्काइमा का ही चित्र है, पर पैरेन्काइमा में भी कौन सा चित्र है कि यह आमतौर पर भोजन का संग्रहण करते हैं, मतलब इट स्टोर फूड, याला पैरेन्काइमा है ये, क्लियर हो गया। क्योंकि पैरेन्काइमा पौधों को कठोरता तो देते नहीं है, ये केवल क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं, क्लियर। अच्छा जी, तो इसका आंसर था बी। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब करते हैं अपना 14 क्वेश्चन। देखो पहले हिंदी बता देता हूँ फिर इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वाला जरा सा नीचे है, यहाँ पर आ नहीं पाएगा। कह रहा है कौन सा सरल स्थायी ऊतक कोशिका विभाजन नहीं करता, कौन सा सरल स्थायी ऊतक कोशिका विभाजन नहीं करता। देखो कोलेनकाइमा तो करेगा ही करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। पैरेन्काइमा ऊतक और एरेन्काइमा ऊतक, ये तीनों एक ही ऊतक है, एक ही ऊतक के प्रकार हैं। पैरेन्काइमा ऊतक के प्रकार हैं ये, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और एरेन्काइमा, सॉरी हाँ, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चौथा है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। ये जो ऊतक है ना स्टूडेंट्स, ये है बहुत टफ होता है, ये बहुत ज़्यादा रिजिडिटी देता है, मजबूती देता है। जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसका बाहर वाला हिस्सा, कटोरा हिस्सा इसी से बनता है, तो ये तो आगे विभाजित होगा ही नहीं, ये तो टूटेगा ही नहीं किसी हाल में, किसी भी हाल में नहीं टूटेगा ये, तो इसलिए इसका आंसर डी है, क्लियर। देखो इंग्लिश में भी कह रहा है कौन सा इसमें सेल डिवीजन नहीं करता, तो भाई सेल डिवीजन कौन सा नहीं करता, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, क्योंकि ये सबसे हार्ड टिश्यू होता है, तो इसका आंसर हो गया डी, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इन चित्र की सहायता से आपको सारी चीजें समझनी है। देखो थर्ड वाला हिस्सा कह रहा है, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। आपको पता है जो फर्स्ट है ये क्या होता है, सबसे नीचे वाला है, क्या है ये, सबसे नीचे वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटेरल, या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अंतर्विष्ट विभुजीयोतक बोला जाता कि नहीं बोला जाता है भैया स्टूडेंट्स, है ना। तो इंटरकैलरी है ये, और सॉरी फर्स्ट वाला क्या है आपका, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लैटेरल। अच्छा, सबसे ऊपर थर्ड वाला क्या होता है, एपिकल,
क्या होता है, एपिकल। तो आपको यहां पर लिख देते हैं, थर्ड वाला तो हो गया आपका एपिकल और सेकंड वाला हो गया आपका इंटरकैलरी, इंटरकैलरी, और जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है लेटरल। तो ये देख लो भैया कहाँ पर है ये, फर्स्ट इंटरकैलरी कहाँ पर लिखा है, फर्स्ट वाला लेटरल है, फर्स्ट वाला लेटरल है, ये है भाई लेटरल। सेकंड क्या है, इंटरकैलरी है, और थर्ड वाला क्या है, एपिकल। तो 15 का आंसर क्या है, डी। देखो तो इसका आंसर क्या है, डी है भैया, डी आंसर है इसका। बस इस तरीके से आपने करना है और ये चित्र वाले क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे, इसलिए ध्यान दो। कह रहा चाल की क्या इकाई होती है भैया, चाल मतलब स्पीड की क्या होती है भैया, स्पीड की यूनिट क्या होती है, ये कोई बताने की जरूरत है हमको भैया, हमको पता है मीटर पर सेकंड होती है ना। तो डी इसका आंसर है, ये तो रटना है भैया। नेक्स्ट अब आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है। देखो जहां पर कह रहा है टोटल 4 आपके आंसर हैं, 4 पार्ट हैं आपके, इन चारों में से ऐसा कौन सी चीजें हैं जहां पर डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन एक जैसे, मतलब उनका वैल्यू क्या, मान क्या होगा, एक समान होगा। तो आपको पता है कि जब अगर हम गोल सर्कल में चलते हैं, ए से स्टार्ट हुए और दोबारा से यहां घूमे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, पर दूरी का मान कुछ ना कुछ होगा। इसी प्रकार से चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो गोल गोल घूम रहा है, तो जो भी चीज गोल गोल घूमती है ना, उसमें विस्थापन तो 0 ही है, पर दूरी कुछ ना कुछ होगी। घड़ी का लोलक मतलब पेंडुलम क्लॉक तो कैसे करता है, देखो ये एक बार इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर ऐसे घूमता ना ये, तो ये भी क्या है, इसमें भी आंसर बराबर नहीं होगा। विस्थापन कुछ भी हो सकता है और दूरी कुछ भी हो सकती है। केवल और केवल जब भी कोई चीज सीधी रेखा में जाती है तभी जाकर दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, केवल फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला केवल किसमें लिखा हुआ है, सी वाले में, तो ओनली सी इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब कह रहा है 18वां क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स 18वें क्वेश्चन में कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित गति का उदाहरण नहीं है। त्वरित का मतलब कि कौन सा जिसमें स्पीड नहीं बढ़ रही है। बस आप लोगों को याद रखना है, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है ना, उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो मतलब त्वरित गति का उदाहरण है। जब भी कोई चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, मतलब कोई एथलीट गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, तो वह भी त्वरित गति का उदाहरण है, ये बताया है मैंने आपको। फिर कह रहा है ढलान वाले पथ पर, ढलान मतलब नीचे वाला रास्ता है, तो इसमें भी स्पीड क्या हो जाएगी, अपना खुद देखो भैया, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। केवल स्थिर वेग से गतिमान एक वस्तु, मतलब उसकी स्पीड, स्थिर वेग का क्या मतलब है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और वो सीधी रेखा में चलने में लगी पड़ी, उसकी स्पीड एक ही है, स्थिर वेग है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ना तो स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, इसका मतलब वह त्वरित नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर, इसका आंसर हो गया डी। चलो अब इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऊपर से नीचे चीज गिरती है उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती चली जाती है, तो मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है। कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में जाती है ना, जैसे एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्क, जो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूमने वाली स्पीड हमेशा क्या कहलाती है भैया, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाती है। तीसरा अ ट्रॉली स्लाइडिंग ऑन अ रैंप, स्लाइड कर रही है रैंप पर, तो नीचे की ओर आ रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ये भी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। कह रहा है अब बस मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो चलते ही रह रहा है, उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, चलो जी अब चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन में, क्या कह रहा है ध्यान देंगे। अच्छा पहले जरा सा मैं इसको ऊपर की ओर कर लूँ और जरा सा, क्योंकि आपको ग्राफ भी तो दिखाना है। देखो स्टूडेंट्स कह रहा है 4 कारें ए बी सी डी एक सीधी सड़क पर चल रही है, जिनकी गति जिनकी गति को उनको दूरी समय ग्राफ में दर्शाया गया। देखो ये दिखाया गया, क्लियर हो गया। तो इसको देखो एक ही साथ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आप समझ में एक ही साथ देख लो, जरा ऊपर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, ताकि आपको ग्राफ सही ढंग से दिख जाए। ये देखो क्या कह रहा है कि 4 गाड़ी चल रही हैं ए बी सी डी। अब ग्राफ को समझो, देखो मैं यहां बना देता हूं ग्राफ को बड़ा करके ताकि समझ में आ जाए। यह है बी, यह है ए, यह है सी और यह है डी। कह रहा कौन सी तेज है और कौन सी धीमी है।
देखो भैया यह समय की ओर दिखाई दे रहा है, मतलब ये टाइम है टी, और इधर क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो देखो डी का, देखो डी का मैं जरा सा स्याही भी बदल देता हूं आपको समझाने के लिए। डी देखो भैया, यहां से डी आ रहा है, डी, और दूरी देखो। बी का देखो भैया, समय और दूरी, एक ही समय और ये दूरी। सी का समय और ये दूरी। देखो भैया सबसे धीमा कौन चल रहा है, बी चल रहा है, क्योंकि समय भी ज्यादा ले रहा है, यहां से लेकर यहां तक का समय ले रहा है, और दूरी कुल इतनी चल रहा है। तो सबसे धीमा कौन चल रहा है, बी चल रहा है। और सबसे तेज कौन चल रहा है, डी, क्योंकि समय इसका यहां तक ही है डी का, और दूरी देखो यहां तक जा रही है। अगर आपको पढ़ना आना चाहिए तो सबसे धीमा चल रहा है बी और सबसे तेज चल रहा है डी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपसे कि 4 cars ABCD आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड एज शोन इन देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज कार्स। तो इसका आंसर क्या है, अभी बता दिया मैंने आपको। तो इसका आंसर है कि सबसे तेज कौन चल रहा है, डी चल रहा है, और सबसे हल्का कौन चल रहा था, बी चल रहा था। तो आंसर क्या है इसका, बी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख लो, आराम से पॉज करके देख लो वीडियो को। चलो जी, अब 20th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के चित्र पेपर में आने ही आने हैं इस बार। कह रहा है किस वस्तु के निम्नलिखित वेग समय ग्राफ में कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण दर्शाता है, मतलब इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट विच ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो पहले ए को देखो, तो टाइम के साथ देखो स्पीड बढ़ रही है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है। बी वाले में देखो टाइम के साथ स्पीड घट रही है, घट रही है ना। अब यहां देखो टाइम के साथ स्पीड, देखो टाइम के साथ स्पीड कुछ बढ़ रही है, घट रही है, कुछ नहीं हो रहा ना, स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही है। और डी वाले में देखो टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है। केवल सी वाला ऐसा है जहां स्पीड बढ़ी नहीं रही है। तो जहां स्पीड बढ़ी नहीं रही है तो वहां एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, वहां पर त्वरण हो रहा है, नहीं हो रहा है। त्वरण का मतलब स्पीड का बढ़ना या घटने से होता है। तो यह है शून्य त्वरण का एग्जाम्पल। तो ये सी है इसका आंसर करेक्ट। क्लियर। अच्छा जी, अब आ गया जड़त्व की माप क्या होती है, या इनर्शिया इज द मेजर ऑफ। भैया जड़त्व क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, हमको बता रखा है मास पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर मतलब भार पर डिपेंड करता है जड़त्व। आपसे बोलेगा एक ट्रक जा रहा है और एक क्या जा रहा है, आपका साइकिल जा रही है, तो इनमें से किसका जड़त्व ज्यादा होगा। भैया ट्रक की स्पीड एकदम 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, बहुत हल्का। साइकिल भी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। किससे ज्यादा चोट लगेगी टक्कर मारने पर, ट्रक से, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान भार क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर, मतलब मास पर डिपेंड करता है। 22वां कह रहा है बल का मात्रक क्या है, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, सबको पता है भैया क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन, एन होती है भैया। तो इसका आंसर बी हो गया, 22वें का आंसर। क्लियर हो गया। इंग्लिश मीडियम के लिए भी बी हो गया, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का आंसर है ना भैया, तो फोर्स वाले तो आपको याद होना चाहिए। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्षयान प्रक्षेपण के दौरान, प्रक्षेपण मतलब लॉन्च हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, दौरान उससे निकलने वाला प्रणोद उसको ऊपर उठने में मदद करता है। देखो जब भी कोई रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो नीचे क्या गैस निकलती है ना, तो जितनी नीचे गैस निकलेंगी ऊपर रॉकेट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। आजकल अब दशहरे दिवाली का टाइम आ रहा है, आप लोगों को पता है कि रॉकेट छोड़ते नीचे से आग लगाते हैं, धुआं नीचे निकलता है, रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। क्लियर। तो कह रहा है वो ऊपर जो जा रहा है वो कौन से नियम के कारण जा रहा है, ऊर्जा के संरक्षण के कारण जा रहा है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण जा रहा है, या न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जा रहा है, सेकंड लॉ मोशन के कारण जा रहा है, या न्यूटन की गति के तीसरे नियम से। हमें पता है भैया गति का जो तीसरा नियम है न्यूटन का, वही हमको बताता है कि हर एक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है, हर एक एक्शन के लिए क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी। 23 का आंसर क्या है, सी। क्लियर। अब आया 24 क्वेश्चन, कह रहा है गति का दूसरा नियम हमें किसकी माप देता है, सेकंड लॉ मोशन हमें क्या बताता है। भैया यह हमें बताता है फोर्स के बारे में, मतलब बल के बारे में बताता है, सी के बारे में बताता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम खाली सेक्शन ए ही करते हैं, खंड आ करते हैं, फिर खंड बी करेंगे कल की वीडियो के लिए, और फिर हम खंड सी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो, कोई भी दिक्कत तो मुझसे पूछो स्टूडेंट्स। ओके बाय बाय।